तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आप लोगों के लिए एक वायरल पेपर लेकर आ गए हैं सामाजिक विज्ञान का। आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस पेपर को समझ लेते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस पेपर को देख लेते हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, सारे पॉइंट को आसानी से समझ लेते हैं। तो जो ये पेपर है देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान का पेपर है, 2025 का पेपर है ये, और आपके बोर्ड पेपर में 100% आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना बहुत ही जरूरी है। इसका कोड देख लीजिए, 825 FC कोड है। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक नंबर भर दीजिएगा और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। और आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा करने के लिए टाइम मिलेगा, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसमें कुछ पॉइंट है, इसमें निर्देशांक को अच्छे से समझ लेते हैं, क्या क्या इस पेपर में दिए गए हैं और क्या क्या कहा गया है कैसे करने के लिए। तो जो पहला पॉइंट है कि इसमें ये कहा गया है कि 15 मिनट विद्यार्थियों को अपना प्रश्न पत्र पढ़ना होगा। ठीक है, और पॉइंट नंबर जो दूसरा दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको करना जरूरी है। जो प्रश्न और पॉइंट तीसरा में ये कहा गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, अ और ब में। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 4, खंड अ में 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिन्हें ओ मार्कशीट पर भरना होगा। आपको ओ मार्कशीट आपके बोर्ड पेपर में दिया जाएगा, उससे पहले आपके स्कूल में भी आपको दिखा दिया जाएगा। मैं ओ मार्कशीट पर भी वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में ये कहा गया है कि ओ मार्कशीट पर अगर आप जो भी प्रश्न करते हैं अगर गलत हो जाता है तो उसे काटे पीटे ना, व्हाइटनर ना लगाएं। ठीक है, प्रश्न पत्र ओ मार्कशीट में करते समय जो भी प्रश्न कर देते हैं उसे काटिए पीटिए ना, उसमें व्हाइटनर मत लगाइए। और अगला पॉइंट में ये कहा गया है कि जो खंड ब के 50 अंकों का प्रश्न रहेगा, 2 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वर्णात्मक 1 और 2, और इसमें मानचित्र के भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पे 6वां पॉइंट में ये कहा गया है कि प्रत्येक अंक के जो जितने भी आपको प्रत्येक प्रश्न रहेंगे उनके सामने उनके अंक दिए रहेंगे कि वो प्रश्न कितने नंबर का है, उनके सामने उसमें अंकित रहेंगे। ठीक है, और 7वां में ये कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे मानचित्र के आप क्वेश्चन करेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में उसको अच्छे से बांध लेंगे, क्योंकि बोर्ड का सफर बहुत लंबा होता है, आपकी बोर्ड कापियाँ बहुत दूर तक चेक होने के लिए जाती हैं। तो अगर आप अच्छे से नहीं उन प्रश्नों को बांधेंगे उस पेपर को, तो वो फट जाएगा और गिर जाएगा रास्ते में ही। ठीक है, और जितने भी दृष्टिबाधित विद्यार्थी उनके लिए भी अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं मानचित्र के। तो आपको पॉइंट हमें आशा है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा। और चलिए अब अगला देख लेते हैं प्रश्नों को भी हल करेंगे और बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से। मैंने पहले ही बताया आपको निर्देशांक पढ़ते समय ही कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, अ और ब में। तो चलिए पहले अ को हल कर लेते हैं। अ में आपको बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड पेपर में आएगा, यही पेपर रहेगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर चलिए पहला देख लेते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, उनके सामने उसका नंबर भी आपको मिलेगा। ये 1 नंबर का प्रश्न एक होता है। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, आप नोट कर लीजिएगा। आपको PDF भी मिल जाएगा, बहुत ही जल्दी टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। और जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो दूसरा है कि जोसेफी में शनि का संबंध था। यहाँ पे विचार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर ए से होगा, इटली के एकीकरण से। इसका भी देखिए 1 नंबर का ये भी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं। तो जो प्रश्न नंबर तीसरा है आपका कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, महात्मा गांधी जी हैं। और सारे प्रश्न 1-1 नंबर के हैं, उनके सामने उनके नंबर दिए गए हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर चौथा जो है, निम्नलिखित में से किसने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। इसका भी यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका कौन सा ऑप्शन नंबर से होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ही बरदौली सत्याग्रह किया था। और प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो 5वां है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम हो जाए, किसका यह कथन है। तो ये कौन कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो सबको सर्दी जुकाम हो जाता है यूरोप में। तो ये ऑप्शन नंबर ए से होगा, मेटरनिक ने। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा। और प्रश्न नंबर 6वां, भारत में संघीय राज्य की संख्या कौन है। ये बहुत कॉमन नंबर है, कॉमन प्रश्न है, आपको हमेशा देखने को मिलते होंगे। भारत में कितने संघीय राज्य हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा, 28। और प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, भारत यही विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 22 भाषाएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, जनता। अगला प्रश्न देख लेते हैं
प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा यूगोस्लाविया। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रश्न नंबर 11 है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और आगे और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न को अच्छे से आपको, मुझे आशा है कि समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर जो 12 आपको देखने को मिलेगा कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी से होगा औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, सेवाओं को किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक या सूचना? किस, इसका ऑप्शन नंबर जो 13 का ऑप्शन नंबर ए से होगा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्नों को हम स्टेप बाय स्टेप करके आसानी से समझ लेंगे। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है किससे? सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, समुद्र मार्ग से, वायु मार्ग से। इसका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी से होगा समुद्र मार्ग से। बहुत बड़े बड़े जहाजों से यहाँ पे आपका व्यापार होता है विदेशी देशों से। प्रश्न नंबर 15 अगला प्रश्न। सारे प्रश्न एक एक नंबर के हैं, उनके सामने उनके अंक दिए गए हैं। ठीक है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो 15 का होगा ऑप्शन नंबर डी से होगा 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 16 इनमें से किस राज्य क्षेत्र में कालीन मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड। तो जो 16 का ऑप्शन नंबर सी से होगा महाराष्ट्र में आपकी काली मृदा पाई जाती है। और प्रश्न नंबर 17 एजेंडा 21 का संबंध किससे है? 17 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी से होगा वैश्विक तापन से। ठीक है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 18 प्रश्न, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2013 में, 2012 में, 2014 में या 2021 में? तो जो 18 का ऑप्शन नंबर सी से होगा 2014 ईस्वी में। ठीक है। आप जो प्रश्न नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? तो 19 का जो ऑप्शन नंबर डी से होगा तरबूज। जायद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल आपको पढ़ लेना है। आपके बोर्ड पेपर में ये प्रश्न आते हैं। आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो बहुत आपको लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रश्न नंबर 20 अग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा जस्ता। तो आपका यहाँ पे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म हुए 20। ठीक है। अब चलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम पहले ही बताए थे कि ये प्रश्न 2 खंड में विभाजित है, अ और ब में। तो अ को हम लोग पूरी अच्छे तरीके से हल कर लिए हैं। अब खंड ब को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो इसका उत्तर देना है 80 शब्दों में देना होगा। तो प्रश्न नंबर 21 इसमें देखिए क्या कहा गया है कि प्रश्न नंबर जो 21 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक महामंदी के पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। आपको ये प्रश्न आता है तो आप करेंगे तो इसको आपको 4 नंबर इस पर दिया जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो अथवा हम देखिए नीचे एक प्रश्न दिया गया है वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये आप कर सकते हैं, नहीं तो ये कर सकते हैं। अगर आपको पहला नहीं आता है तो दूसरा कर लीजिएगा। अगर आप दोनों को कर लेंगे तभी भी आपको 4 ही नंबर दिया जाएगा। तो किसी एक को ही करना होता है। ठीक है। और आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न में क्या कहा गया है। सभी प्रश्नों को नोट करके रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 में सत्याग्रह का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा गांधी जी के सत्याग्रह के विचारों का उल्लेख कीजिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं, अगर ये आपको प्रश्न नहीं आते हैं तो नीचे आपको अथवा में प्रश्न एक दिया गया है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। आप ये कर सकते हैं। अगर आपको पहला नहीं आता है तो आप अथवा में एक प्रश्न दिया गया उसको कर लीजिएगा। इसके ये सभी 4-4 नंबर के प्रश्न होते हैं। और चलिए आगे समझ लेते हैं आगे और क्या कहा गया है इस प्रश्न पत्र में। तो जो इसमें 23 में ये कहा गया है कि संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने अनेक समस्या पैदा कर दी है, समीक्षा लिखिए। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो अथवा हम देखिए एक प्रश्न नीचे दिया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि भारत में वन प्रबंध को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इनकी विशेषता का वर्णन कीजिए। आप इसको प्रश्न को कर सकते हैं। अगर आप किसी एक प्रश्न को करेंगे तो आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। आपको दोनों नहीं करने। अगर आप दोनों कर भी देते हैं तो सिर्फ आपको 4 ही नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे इस प्रश्न पर। चलिए प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। बहुत ही ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी को आप नोट कर लीजिएगा।
आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। आप ये भी 4 नंबर के, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो नीचे प्रश्न दिए गए हैं कि उपभोक्ता में कुल कितने अधिकार हैं होते हैं, सभी अधिकारों के नाम का उल्लेख कीजिए। ये आप प्रश्न कर सकते हैं अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो आप पहले वाला कर लीजिएगा, आर्थिक वाला, तब उपभोक्ता वाला करिएगा। अगर वो नहीं आता है तो इसको कर लीजिए। इसमें आपको अधिकार पूछा गया है, कितने अधिकार होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नंबर के ये प्रश्न है, 4 नंबर के ये प्रश्न है, दोनों 4-4 नंबर के। अगर आप दोनों को करेंगे तो सिर्फ आपको 4 ही नंबर दिए जाएंगे। और चलिए आगे देख लेते हैं कि अगला जो वर्णात्मक जो 2 है, इसमें आपको 150 शब्दों में लिखना है। उसमें तो 80 शब्द में लिखना होता है और इसमें 150 वर्ड में लिखना होता है आपको। इसमें क्या कहा गया है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिख लेना है। इसके उत्तरदायित्व जिम्मेदार एवं वैध शासन क्यों माना जाता है, आप ये लिखिए। आपको 6 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको 150 वर्ड में लिखने होते हैं। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं, अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो देख लीजिए नीचे इसका प्रश्न ये है कि लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियां हैं और भारतीय लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। आप इसको, अगर ये नहीं आता है तो आप अथवा में दिया गया है, अथवा का मतलब उसके नीचे एक और प्रश्न है, उसको आप कर सकते हैं। अगर आप दोनों करेंगे तभी आपको 6 नंबर ही दिए जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो 26 नंबर में ये कहा गया है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो अथवा में देखिए और क्या कहा गया है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। आप ये इटली का लिखिए, अगर इटली का नहीं आता है तो जर्मनी का लिख दीजिए। यहाँ पे उसके प्रश्न के आगे उसका जो नंबर दिया गया है 6 नंबर के ये प्रश्न है, ठीक है। आगे और देख लीजिए और क्या कहा है। और प्रश्न नंबर 27 में ये कहा गया है कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन क्या है उसको आप लिखिएगा। भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकार का वर्णन कीजिए। ये भी देखिए 6 नंबर में। अगर आपको ये नहीं आता है तो नीचे आपको और लौह खनिज किसे कहते हैं और लौह खनिज के किन किन खनिजों को सम्मिलित किया गया है और लौह खनिज में किन किन खनिजों को सम्मिलित किया गया, इसको स्पष्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप मृदा अपरदन क्या है, भारत में कितने प्रकार से मृदा अपरदन होता है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपको यहाँ पे मानचित्र से संबंधित कुछ आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं मानचित्र लेकर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सभी को करूंगा यहाँ पे हल। अगले वीडियो में मानचित्र को लेकर आऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मानचित्र में कैसे आपको क्वेश्चनों को भरना होता है, उसका आंसर। तो निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 में इस पॉइंट से आपको दर्शाने हैं मानचित्र में, ठीक है। और एक नंबर के एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला में क्या कहा गया है कि वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों का आंदोलन हुआ था, कहाँ हुआ था, वहां पे आपको मानचित्र मिलेगा। उसमें आपको इस पॉइंट से दर्शाना है, यहीं पे ऐसा पॉइंट लगाकर छोड़ देना है, ठीक है। आगे देखिए और क्या कहा गया है। मानचित्र पर वीडियो बनाऊंगा तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। वह स्थान जहां सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, यहाँ कहाँ हुआ था, किस जगह, वहां पे आपको पॉइंट करके ऐसे पॉइंट करके यहाँ पे छोड़ देना है। और प्रश्न जो तीसरा है यहाँ पे क्या कहा गया, वह स्थान जहाँ कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और आगे देख लीजिए क्या कहा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। इसको आपको अच्छे से मतलब ऐसे पॉइंट करके आपको कहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, अमृतसर में हुआ था, तो आपको दिखा देना है कि गुजरात में यहाँ अमृतसर है। ऐसे पॉइंट करके आपको वहाँ पे छोड़ देना है और वहाँ पे लिख देना है कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। और आगे देख लेते हैं जो पांचवा में क्या कहा है, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, ऐसे पॉइंट करके आपको वहाँ पे भी हल करते। सारे एक नंबर के प्रश्न रहेंगे। मैं मानचित्र पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाए।